झारखंड और राज्यसभा का चुनाव। दोस्तों, ये दो शब्द जब एक साथ आते हैं तो जहन में सबसे पहले क्या आता है? हॉर्स ट्रेडिंग, करोड़ों का कैश, विधायकों की खरीद फरोख्त और बाहरी थैली शाहों का वो खेल जिसने एक समय पूरे देश में झारखंड को बदनाम कर दिया था और चुनाव आयोग तक को ये बात कहनी पड़ गई थी कि झारखंड खास तौर पर बदनाम हो गया है। जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, मई में झारखंड में फिर से विधानसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होने हैं और फिर वही पुराना सवाल सामने है कि क्या चुनाव साफ सुथरा रहेगा या फिर होगी हॉर्स ट्रेडिंग। 2 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। एक तरफ मजबूत पूर्ण बहुमत की सरकार है और दूसरी तरफ विपक्ष जिसके पास संख्या बल नहीं है, नंबर्स नहीं है। लेकिन सत्ता पक्ष में मचा घमासान कह रहा है कि इस बार कहानी पलट भी सकती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आज का समीकरण, यानी वर्तमान स्थिति में क्या समीकरण बन रहे हैं और राज्यसभा चुनाव में नोट के बदले वोट और हॉर्स ट्रेडिंग की वो पुरानी कहानियां जो आप में से बहुतों को पता नहीं है, बहुत सारे भूल चुके हैं और कईयों को वो घटनाएं अभी भी याद हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले समझते हैं कि अभी यानी प्रेजेंट सिनेरियो क्या है। 21 जून को बीजेपी के सांसद दीपक प्रकाश का कार्यकाल खत्म हो रहा है और गुरुजी के निधन के बाद एक सीट पहले से ही खाली है, यानी झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होने हैं और ये चुनाव मई के महीने में संभावित है। तो दोस्तों, अब आते हैं असली सवाल पर कि किसके पास कितना नंबर है। सत्ता पक्ष की बात करें तो उनके पास 56 विधायक हैं। इनमें जेएमएम के 34, कांग्रेस के 16, आरजेडी के 4 और माले के 2 विधायक हैं। विपक्ष में एनडीए है जिसके पास 24 का आंकड़ा है। इनमें बीजेपी के पास 21 विधायक हैं और आजसू, जेडीयू और एलजेपी-आर यानी लोजपा रामविलास के पास एक विधायक है और एक जयराम महतो हैं जो न गठबंधन की तरफ है और न एनडीए की तरफ, न सत्ता पक्ष के साथ है न विपक्ष के साथ। एक सीट जीतने के लिए चाहिए 28 वोट और दोनों जीतने के लिए जरूरत होगी 56 वोटों की। तो अब समझिए असली ट्विस्ट कहां है। सत्ता पक्ष यानी महागठबंधन के पास 56 का नंबर है, 56 विधायक उसके पास है, यानी सत्ता पक्ष चाहे तो आराम से दोनों सीटें जीत सकता है। लेकिन समस्या नंबर की नहीं है दोस्तों, समस्या राजनीति की है, पॉलिटिक्स की है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच फिलहाल टकराव की स्थिति चल रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस को जहर वाला सांप बता दिया है और कांग्रेस कह रही है कि राज्य में अफसर माइनिंग माफिया के दबाव में काम कर रहे हैं, शिक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। और इतना ही नहीं दोस्तों, कांग्रेस ने अपने जिलाध्यक्षों को कह दिया है कि वे प्रखंडों यानी ब्लॉक और जिला स्तर पर, जिला मुख्यालयों पर गड़बड़ियां जो हो रही है कामकाज में, शिक्षा की स्थिति, कानून की स्थिति, इन सब को लेकर धरना प्रदर्शन कीजिए। यानी सत्ता में शामिल कांग्रेस अपनी ही सरकार को घेरने में लगी है और यह माना जा रहा है कि कांग्रेस यह सब राज्यसभा की एक सीट हासिल करने के लिए कर रही है। कांग्रेस ने पहले कहा भी है कि एक सीट पर उसका हक बनता है। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रहा है कि दोनों सीटों पर उसके ही प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और यही टकराव दोस्तों इस चुनाव को दिलचस्प बना रहा है। जयराम महतो और सरयू राय दोनों गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस सरकार बनने की बात कह चुके हैं। सरयू राय ने तो खुला ऑफर दे दिया है कि अगर हेमंत सोरेन को लगता है कि कांग्रेस दबाव बना रही है तो वे सरकार बना ले, हम समर्थन कर देंगे। तो यानी अगर ऐसा होता है कि अगर ऐसी कोई सरकार जिसमें भाजपा भी ना हो, कांग्रेस भी ना हो, तो क्या हालात बनेंगे राज्यसभा चुनाव में। लेकिन अगर मौजूदा सरकार चलती है और सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनती है तो क्या होगा, आइए जानते हैं क्या होगा। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतार देता है तो वह एक सीट तो अपने बूते आराम से जीत जाएगा, क्योंकि उसके पास 34 विधायक है, जीतने के लिए 28 का नंबर चाहिए। लेकिन अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों ही उम्मीदवार उतार दें तो क्या होगा। अपने प्रत्याशी को जिता लेने के बाद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 6 वोट बचे रहेंगे और अगर आरजेडी और माले के वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा के पहले उम्मीदवार को मिल जाते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 12 वोट बच जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी उसको और 16 विधायकों के वोट की जरूरत होगी अगर उसका दूसरा उम्मीदवार उसको जिताना है तो। और इसका जुगाड़ करना दोस्तों संभव फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है।
ऐसा तभी हो सकता है जब भाजपा और कांग्रेस दोनों के अंदर जबरदस्त क्रॉस वोटिंग कराई जाए, और ऐसा फिलहाल संभव लगता नहीं है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा एक ही सीट जीत पाएगा अगर ऐसे हालात रहे तो आइए अब जानते हैं कि कांग्रेस के पास क्या विकल्प है। कांग्रेस को अगर जीतना है तो क्या करना होगा। कांग्रेस के पास सिर्फ 16 विधायक हैं। उसे अपना उम्मीदवार जिताने के लिए और 12 वोट की जरूरत होगी। आरजेडी और माले के 6 वोट भी अगर उसको मिल जाते हैं तो कुल मिलाकर 22 वोट ही उसके पास होंगे, यानी 6 वोटों की जरूरत और पड़ेगी। अगर जयराम महतो का वोट भी कांग्रेस उम्मीदवार हासिल करने में सफल रहता है तो भी 5 वोटों का जुगाड़ करना होगा। तो अगर जेएमएम के जिन 6 विधायकों का वोट बच गया है वे अगर कांग्रेस को मिल जाते हैं तो उसका उम्मीदवार जीत जाएगा। लेकिन इतना तोड़ जोड़ करने से बेहतर होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस एक एक सीट बांट लें, तो कांग्रेस का उम्मीदवार जीतेगा, इसकी संभावना बेहद कम है। और अगर ऐसा हो जाता है, अगर दोनों में तालमेल हो जाता है, एक एक सीट बढ़ जाती है, तो दोनों अपनी अपनी सीटें जीत लेंगे। लेकिन अगर भाजपा उम्मीदवार देती है तो वह बचे हुए जो 6 वोट हैं जेएमएम के, उनको अपने पाले में लाने की कोशिश कर सकती है, या फिर सत्ता पक्ष के विधायकों को यानी कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी के विधायकों को, इनमें से कुछ को एब्सकॉन्ड कराकर, अनुपस्थित कराकर सीट निकालने की कोशिश भाजपा की तरफ से हो सकती है, ताकि जीत के लिए जरूरी आंकड़ा 28 से कम हो जाए और उसका उम्मीदवार जीत जाए, क्योंकि उसको 4 वोटों की जरूरत है। 24 का नंबर पहले ही भाजपा एनडीए के पास है। या फिर दोस्तों इससे बड़ा भी एक खेल हो सकता है। खेल क्या होगा कि कोई तीसरा उम्मीदवार उतर जाए जो भाजपा का भी ना हो पर अंदर खाने भाजपा का समर्थन भी उसको मिला हुआ हो, और जैसे ही इस तीसरे उम्मीदवार की एंट्री होगी खेल सीधा पहुंच जाएगा हॉर्स ट्रेडिंग की ओर, या वोट के बदले नोट की तरफ। और झारखंड में वोट के बदले नोट और हॉर्स ट्रेडिंग कोई नई बात नहीं है। तो चलिए आपको इतिहास की तरफ ले चलते हैं। दोस्तों आप में से बहुत लोगों को याद होगा 2010 का वो साल, राज्यसभा के चुनाव तब सिर पर थे और अचानक एक नेशनल चैनल पर एक स्टिंग ऑपरेशन टेलीकास्ट होता है और पूरा झारखंड सन्न रह जाता है। कुछ याद आया? दोस्तों झारखंड के साथ पूरे देश के लोगों ने देखा कि कैमरे पर राज्य के कई माननीय विधायक खुलेआम अपना वोट बेचने के लिए रुपयों की डील कर रहे थे। इसमें खुफिया कैमरों से रिकॉर्ड करके यह दिखाया गया था कि चुनाव में वोट की कीमत के तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और भाजपा के विधायक ने 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की डिमांड की थी। यह मामला जब खुला तो शुरुआत में इसकी जांच विजिलेंस को दी गई, तब निगरानी विभाग हुआ करता था, जो बाद में एसीबी के तौर पर कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद जब निगरानी ने जांच की, फिर हाईकोर्ट में मामला गया। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने इसकी जांच की और उमाशंकर अकेला, योगेंद्र साव, राजेश रंजन, सावना लकड़ा और साइमन मरांडी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। सावना लकड़ा और साइमन मरांडी अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये हुआ था 2010 में। लेकिन झारखंड के माथे पर दोस्तों अभी इससे भी बड़ा कलंक लगना बाकी था। साल था 2012 और तारीख थी 30 मार्च। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग का दिन था और एक गुप्त सूचना पर सुबह सुबह रांची के नामकुम इलाके में पुलिस एक इनोवा कार को रोकती है। तलाशी होती है और कार की डिक्की से निकलता है 2 करोड़ 15 लाख रुपए कैश। जांच हुई तो पता चला कि ये पैसा निर्दलीय उम्मीदवार और जमशेदपुर के बड़े व्यवसायी आर के अग्रवाल के एक रिश्तेदार का था और कार आर के अग्रवाल की भाई सुरेश अग्रवाल की थी। मामला इतना गंभीर था कि भारत के इतिहास में पहली बार वो हुआ जो कभी नहीं हुआ था। कुछ एमएलए जैसे विष्णु भैया जो जेएमएम के थे, कांग्रेस के केएन त्रिपाठी और आरजेडी के सुरेश पासवान ने अपना बैलेट पेपर पार्टी एजेंट के अलावा दूसरों को दिखाया था, जिससे हॉर्स ट्रेडिंग का संदेह हुआ था। बीजेपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद ने शिकायत की चुनाव आयोग में, और चुनाव आयोग ने मतदान की प्रक्रिया जैसे ही खत्म हुई, हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप में झारखंड का राज्यसभा चुनाव ही रद्द कर दिया। भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ था और तब विधानसभा के 21 में से 79 यानी 79 सदस्यों ने मतदान में हिस्सा लिया था। तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने टिप्पणी की कि झारखंड खास तौर पर बदनाम हो गया है। बाद में इस मामले की सीबीआई जांच हुई, कई नेता जेल गए, मामला अभी भी शायद चल रहा है। तो सवाल उठता है कि झारखंड में निर्दलीय लोग चुनाव लड़ने की हिम्मत कैसे जुटा लेते थे? तो इसका जवाब है दोस्तों कि झारखंड में थैली शाहों का स्वागत होता था,
उनका इंतजार होता था और झारखंड को बाहर के उद्योगपतियों ने अपनी जागीर समझ लिया था। आपको केडी सिंह भी याद होंगे, एल्केमिस्ट ग्रुप के मालिक थे। झारखंड की राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर राज्यसभा पहुंच गए थे। बाद में वही केडी सिंह झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में चले गए थे। उस वक्त भी विधायकों के मैनेजमेंट के खूब सारे आरोप लगे थे। एक वीडियोकॉन वाले धूत साहब ने भी खूब हाथ पैर मारे थे और खूब चर्चा में रहे थे। दोस्तों, एक और बड़ा नाम है परिमल नाथवानी का। रिलायंस ग्रुप के टॉप अधिकारी थे। नाथवानी जी ने एक नहीं बल्कि दो बार 2008 और 2014 में निर्दलीय झारखंड से राज्यसभा का चुनाव जीता था, संसद गए थे, जबकि उनके पास अपना एक सिंगल विधायक नहीं था। फिर भी अलग अलग पार्टियों के विधायकों ने जमकर उनके पक्ष में क्रॉस वोटिंग की और उनको जिता दिया। इसी तरह 2012 में लंदन के एक एनआरआई बिजनेसमैन जिनका नाम था अंशुमन मिश्रा, उन्होंने भी निर्दलीय अपना नामांकन भर दिया था। खूब हाथ पैर मार रहे थे, इसको लेकर बहुत विवाद हुआ। उनका दावा था कि उनके पास विधायकों का समर्थन है, लेकिन तब लाल कृष्ण आडवाणी जैसे सीनियर नेताओं ने इसका कड़ा विरोध किया था और अंशुमन मिश्रा को उल्टे पांव लौटना पड़ा था। वे चुनाव नहीं लड़ पाए थे। और दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साल 2016 आते आते तरीका बदल गया, लेकिन खेल वही रहा। इस बार एक ऑडियो टेप सामने आया। बाबूलाल मरांडी ने एक ऑडियो टेप और एक सीडी जारी की, जिसमें तत्कालीन अधिकारियों और मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े लोगों की कांग्रेस विधायक निर्मला देवी और उनके पति योगेंद्र साव के बीच बातचीत थी। आरोप लगा कि सत्ता पर काबिज भाजपा के शीर्ष नेताओं और पुलिस अधिकारियों ने कांग्रेस विधायक निर्मला देवी को वोटिंग से रोकने के लिए उनके पति योगेंद्र साव को तरह तरह के प्रलोभन भी दिए। एक मुख्यमंत्री रघुवर दास का वीडियो भी आया था, जिसमें योगेंद्र साव के साथ उनको बैठा गया दिखाया गया था। ये खुद योगेंद्र साव ने रिकॉर्ड किया था। तो दोस्तों, बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन आपने देखा कि झारखंड में राज्यसभा चुनाव का इतिहास बहुत साफ सुथरा नहीं रहा है। बाहरी पैसे वाले लोग आते थे, बोरियों में भरकर कैश लाते थे और यहाँ के विधायकों का वोट खरीद कर दिल्ली पहुंच जाते थे। गनीमत है कि 2019 के बाद से पिछले 3 चुनाव साफ सुथरे रहे हैं, यानी जब से हेमंत सोरेन आए हैं। लेकिन इस बार क्या होगा? अगर सत्ता पक्ष एकजुट रहा तब तो उसके दोनों उम्मीदवार आसानी से चुनाव जीतकर राज्यसभा पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर गठबंधन की गांठ ढीली पड़ गई तो एक बार फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जा सकती है। तो क्या होगा दोस्तों, आप बताइए। क्या आपको लगता है कि जो मौजूदा सत्तारूढ़ गठबंधन है वो इंटैक्ट रहेगा और सत्तारूढ़ गठबंधन की तरफ से 2 जो उम्मीदवार होंगे वही दोनों राज्यसभा पहुंचेंगे, या फिर कोई बड़ा खेल होगा, या फिर कोई थैलीशाह आएगा और वोट खरीदकर संसद पहुंच जाएगा? अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।